बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। ये वीडियो बेसिकली CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की मिड टर्म की तैयारी के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम मिड टर्म के हवाले से ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। आपको पता है कि जो मिड टर्म में एमसीक्यूज़ आते हैं वो 50% एमसीक्यूज़ होते हैं और 50% सब्जेक्टिव पार्ट होता है। और जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमेशा हमारे क्विज़ 1 से, क्विज़ 2 से, क्विज़ 3 से इन्हीं में से आते हैं और कुछ उनमें से अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्विज़ होते हैं वो वही आते हैं जो हमारे क्विज़ 1 में 2 में होते हैं। एक तो है कि इन क्विज़ेज़ को वैसे ही रट्टा मार के याद कर लेना, उससे ये होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी सही से कवर नहीं होती बल्कि सब्जेक्टिव के लिए और मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे हम 50 प्लस एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि क्विज़ 1 से होंगे, फिर इंशाल्लाह क्विज़ 1 से एक और मैं वीडियो भी डालूँगा जिसमें 50 और क्विज़ 1 से ही हम एमसीक्यूज़ करेंगे। फिर क्विज़ 2 के भी इसी तरह मैं आपको समझाऊँगा। इस वीडियो के अंदर आपको 50 प्लस एमसीक्यूज़ मिलेंगे जिनको जिसके सिर्फ़ आपको अ, आंसर ही नहीं बताए जाएँगे बल्कि उसके साथ-साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया जाएगा कि ये आंसर आया कैसे है। तो ताकि आप लोगों को इसके साथ-साथ सब्जेक्टिव का भी क्लियर हो सके। जब आप सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको ईज़ी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें अगर आपको शो नहीं हो रहा तो मैं बोल-बोल के आपको सुना दूँगा क्योंकि ये आज के एमसीक्यूज़ हैं जो कि 5 मैंने इकट्ठे किए थे 50 एमसीक्यूज़, वही मैं आपको ऐसे शो करवाऊँगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन द फॉलोइंग नेस्टेड फॉर लूप व्हिच लूप विल रन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसमें क्या पूछा गया है कि ये नीचे फॉर लूप दिए गए हैं, इनमें से जो ज़्यादा दफ़ा रन होगा वो कौन-सा फॉर लूप है? आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे 2 लूप्स हैं। एक फॉर लूप ये वाला फॉर लूप है और उसके बाद उसके अंदर भी एक फॉर लूप लगाया गया है। तो 2 फॉर लूप हैं। क्वेश्चन किया गया है कि इन दोनों में से कौन-सा लूप है जो ज़्यादा दफ़ा रन होगा। इसके एमसीक्यूज़ क्या है? पहला है इनर लूप, दूसरा है आउटर लूप, तीसरा है डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट इन द इनर बॉडी और फोर्थ है कि दोनों लूप्स एक ही टाइम मतलब एक ही दफ़ा या फिर कह लें कि दोनों इक्वल टाइम पे रन होंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इंट i इज़ इक्वल टू 0 है, i 0 है तो वो क्या करता है देखता है आगे कंडीशन है कि i 5 से छोटा होना चाहिए, i 5 से छोटा है तो वो रन होके यहाँ अंदर आ रहा है, अंदर आ गया। अब ये काम उसने एक दफ़ा किया है, अभी हमारा एक दफ़ा रन हुआ है जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप है और ये इनर इनर लूप हो गया। अब ये एक दफ़ा रन हो गया आउटर लूप, अंदर जब वो आया है तो उन्हें उसने देखा k इज़ इक्वल टू 0 है और अब उसने देखा कि k 5 से छोटा है तो वो भी आगे रन होगा, रन हुआ। अब वो अगेन जब लूप चलेगी तो वो भी इनर में चलेगी, इनर में दोबारा चलेगी, फिर देखेगा k छोटा है 5 से, मतलब 5 दफ़ा इनर लूप चलेगी। चलने के बाद 5 के बराबर जब k आ जाएगा तब ये एग्ज़िट होके दोबारा आउटर लूप के पास जाएगा और आउटर लूप फिर एक दफ़ा चलेगी और इस तरह क्या होगा, एक दफ़ा आउटर लूप चलेगी, उसके बाद 5 दफ़ा इनर लूप चलेगी, फिर एक दफ़ा आउटर लूप चलेगी, फिर 5 दफ़ा इनर लूप चलेगी। इस तरह करते-करते 5 दफ़ा आउटर लूप चलेगी और 5-5 25 दफ़ा इनर लूप चलेगी। तो इस लिहाज़ से हमारा जो जवाब बनता है वो इनर लूप बनता है। इसके हवाले से मैं आपको ये इस तरह भी शो करवा देता हूँ अगर वहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा था तो, कि ये देखें, ये है इनर लूप, ये है हमारे पास आउटर लूप जो कि हमारे पास 5 दफ़ा ही चलेगी और जो उसके अंदर इनर है, वो एक दफ़ा ये जब चलेगी तब 5 दफ़ा हर दफ़ा ये 5-5 दफ़ा इनर लूप चलेगी और जब 5 दफ़ा 5-5 दफ़ा चलेगी तो ये कितनी बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो उसने पूछा था कि मोस्ट नंबर मतलब जो ज़्यादा दफ़ा चलेगी वो कौन-सी है? तो इसका जो जवाब बनेगा वो इनर लूप होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे ए बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा जवाब है वो 1 है। अब यहाँ पे आपको किसी और तरह का क्वेश्चन भी किया जा सकता है, तो आपको ये खुद अपनी कॉमन सेंस से देखना है कि यहाँ पे कौन-सी लूप कितनी बार चल सकती है और क्या इसका सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने दिया है कि व्हेन नंबर ऑफ रेपिटिशन इज़ नोन देन वी यूज़ द डैश स्ट्रक्चर द परफॉर्म रेपिटिशन टास्क। अब वो कह रहा है कि रेपिटिशन टास्क के लिए जहाँ पे हमें रिपीट करनी होती है, बार-बार कोई चीज़ रिपीट करनी है, उसके लिए कौन-सा स्ट्रक्चर बेस्ट होता है? इस क्वेश्चन का जो सिंपली कह लें, पहले आपको ऐसा करना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। तो इसको अगर क्वेश्चन को देखें तो उसने पूछा है कि कौन से ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम रेपिटेशन टास्क के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई ऐसा टास्क है जिसको बार-बार रिपीट करना है तो उसके लिए कौन-सा यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है कि लूप्स उनके लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन व्हेन नंबर ऑफ रेपिटेशन इज़ नोन, यहाँ पे अगली बात जो उसने की है ये देखें, व्हेन नंबर ऑफ रेपिटेशन इज़ नोन, जब हमें पता हो कि रेपिटेशन कितनी दफ़ा करना है, लाइक उसने बताया कुछ 6 दफ़ा रेपिटेशन करनी है, 7 दफ़ा करनी है, 8 दफ़ा करनी है, तो तब कौन-सी यूज़ होगी? वैसे तो रेपिटेशन के लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं, लूप, अब ये भी लूप है, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, स्विच एक स्टेटमेंट है, लेकिन व्हाइल भी एक लूप है, तो ये तीनों लूप्स यूज़ हो सकती हैं। लेकिन जब हमें पता हो कि हमने कितनी दफ़ा लूप को रिपीट करना है, तब कौन-सी यूज़ करेंगे? तब हमारे पास कौन-सी आ जाती है?
तब हमारे पास आ जाती है, ये देखें फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन लगाई जाती है जिसमें हम बताते हैं कि इतनी दफ़ा करनी है, मतलब रेपिटेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया जाता है। और अगर व्हाइल लूप को देखें तो यहाँ पे जस्ट कंडीशन लगाई जाती है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर नहीं बताया जाता। तो डू व्हाइल लूप भी किस कुछ इसी तरह से होती है। तो हमारा जो जवाब बनेगा, जो कि आपको हैंडआउट से भी मिल जाएगा, वो फॉर लूप होगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म रेपिटेशन टास्क फॉर अ नोन नंबर ऑफ रेपिटेशन। ये आपके हैंडआउट्स में भी है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी हमें बताया जाता है कि रिपीट कितनी दफ़ा करना है, अगर हमें बताया जाता है रिपीट कितनी दफ़ा करना है, तो देन हमें कौन सा लूप यूज़ करना है, फॉर लूप यूज़ करना है। ये अब आपने एमसीक्यूज के तौर पर भी याद रखना है। और इसको एक और तरह से भी आ सकता है कि फॉर लूप किस लिए यूज़ की जाती है। तो अगर आपको इस तरह का कोई सब्जेक्टिव पार्ट आता है तो तब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर लूप तब यूज़ की जा सकती है जब हमें मालूम हो कि हमें कितनी दफ़ा उसको रिपीट करना है, उसका रेपिटेशन कितना होना चाहिए वो हमें पता हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका जवाब बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ वी असाइन 2.00, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो मैं बता देता हूँ, 2.06721 टू एन इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि इंटीजर वेरिएबल एक्स है। इंटीजर वेरिएबल एक्स कौन सा होता है, जिसकी डेटा टाइप इंट है, तो वो इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल के अंदर क्या है, उसने कहा 2.606 कहा उसने, 06721। अब उसने कहा व्हाट विल बी द आउटपुट इफ वी प्रिंट एक्स, अगर वो एक्स को प्रिंट करवाता है सी आउट के थ्रू तो क्या आउटपुट आएगी। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो इंट डाटा टाइप होती है, ये कुछ डाटा टाइप्स हैं, इंट डाटा टाइप्स होती है। उसके अंदर हम जस्ट कौन से वर्ड रख सकते हैं, 1 से लेके 2 3 4 5 6, मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं रख सकते, लेकिन ये जो वैल्यू है वो डेसिमल में है। तो हमारे पास सीधी सी बात है कि जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वो दो प्रिंट होगा, जो उसके साथ वाली वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। जो भी वैल्यू हम रख लें इंट के अंदर, अगर हमने रखते ना टू टू पॉइंट सिक्स रख लेते, पॉइंट सिक्स रखते तो क्या होना था, सिक्स खत्म हो जाना था, जस्ट टू टू हमें मिलना था, इनके 22 मिलना था। तो इंट के अंदर जो वैल्यू होती है, जहाँ पे उसने कह दिया कि ये इंटीजर वेरिएबल है, वहां जब आउटपुट लेंगे तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कोई भी ज़ाहिर नहीं होगी। इस तरह के आगे भी क्वेश्चन आएंगे कि जहाँ पे इंटीजर वेरिएबल का यूज़ हुआ है वहां पे जस्ट आमदे इंटीजर वाली वैल्यू लेनी है, ना कि फ्लोट वाली। अब फ्लोट किस लिए यूज़ होता है, फ्लोट यूज़ होता है उसके लिए, डेसिमल के लिए। अगर उसने यहाँ पे इंटीजर की जगह डेसिमल कहा होता तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने 2.07 भी कह सकते थे, बल्कि फिर तो पूरी आनी थी 2.06721, फिर इसका जवाब आना था 2.06721। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंटीजर वैल्यू यूज़ हुई है, डेटा टाइप यूज़ हुई है, तो यहाँ पे इसका जवाब 2 आएगा, जो कि ए बनता है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ भी याद करने वाली जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि इंट की भी एक क्या कहते हैं, स्टोरेज होती है, साइज़ होता है। तो इंट का साइज़ कितना है, 4 बाइट्स। फ्लोट का कितना होता है, ये भी 4 बाइट्स का होता है। डबल के अंदर 8 बाइट होता है। बूल भी 1 बाइट का होता है। करैक्टर भी 1 बाइट का होता है। जो डब्ल्यू करैक्टर है टी, वो 2 बाइट का होता है। तो ये भी आपने याद रखनी है। ये भी आपको एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जा सकती हैं कि ये कितने बाइट्स की होती हैं। इसके आगे इस तरह की एक और चीज़ है, वो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में आएगी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको कवर करवाऊँगा। ये जो 7-7 चीज़ें बताई जाती हैं, ये भी आपने याद रखनी है, ये किसी और एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने सेपरेट लिख दिया है। व्हेन द लॉजिकल ऑपरेटर और एंड दोनों लॉजिकल ऑपरेटर हैं। व्हेन द लॉजिकल ऑपरेटर और कंबाइन टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है, किसको, एक्सप्रेशन 1 को और 2 को, देन द रिजल्ट विल बी फॉल्स ओनली। वो कह रहा है कि दो एक्सप्रेशन है, लाइक एक ये एक्सप्रेशन है और दूसरी ये एक्सप्रेशन है, इसके दरमियान में ये वाला ऑपरेटर लगा हुआ है और ये फॉल्स हो रहा है, तो ये फॉल्स कब होगा। अब ये फॉल्स कब होगा, आपको पता है ये और ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, इसके अलावा एक एंड ऑपरेटर होता है। आपको क्वेश्चन में एंड ऑपरेटर के बारे में भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे बेशक और का पूछा है, लेकिन एंड के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इसकी आपको सिंपल सी बता देता हूँ कि एंड किस लिए यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। और जो स्ट्रक्चर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, और जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लाइक हम कहते हैं कि आप ऐसा करो, या घर में अक्सर काम होते हैं ना, तो वालिदैन कह देते हैं कि भाई या पानी भर लाओ, या फिर कोई और काम कह देते हैं कि बाहर से कोई चीज़ ले आओ। मतलब दोनों में से कोई एक काम कर लो, या पानी भर लो घर का, या फिर घर का सामान लेके आओ। तो क्या होगा वहाँ पे सिर्फ आपको एक काम करना है, सिर्फ एक काम, क्योंकि या का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो और भी या ही होता है। अगर तो दरमियान में या वाला लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो फिर आपने सिर्फ एक काम करना है, कोई भी एक काम, या ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो, तो आगे ट्रू हो जाएगा। और फ़ॉल्स कब होगा, जब ना हम ये वाला काम करेंगे ना हम ये वाला काम करेंगे।
तो यहाँ का जो जवाब बनता है वो यही है कि व्हेन एक्स बोथ आर फॉल्स, ये सी बनेगा, बोथ आर फॉल्स। जब दोनों काम हम नहीं करेंगे तब ही फॉल्स बनेगा। लेकिन अगर दरमियान में एंड होता तो फिर क्या था? अब ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। एंड में क्या होता है कि हमें दोनों काम करने पड़ेंगे। लाइक घर वाले क्या कहेंगे हमें कि तुमने ही पानी लेके आना है और तुमने ही घर का सामान लेके आना है। अगर दोनों काम नहीं करोगे तो तुम गलत हो वहाँ पे। एक काम कर लिया, दूसरा नहीं किया कि बस ठीक है, नहीं किया तो फिर भी गलत हो। अगर ये वाला नहीं किया, दूसरा कर लिया फिर भी गलत हो। दोनों काम जब तक नहीं करोगे तब तक तुम गलत घर में सही साबित नहीं होगे। अब इसी के लिए मैंने एक टेबल बनाया था। इसके लिए ये रेज़ करना पड़ेगा टेबल ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। इसको मैं रेज़ करता हूँ। ये देखिए, ये आपकी बुक से ही टेबल लिया गया है। ये ट्रू फॉल्स वाला, जिसके थ्रू आपको आसानी से याद भी हो सकता है। रट्टा वैसे आप ना लगाइएगा, बहुत ईज़ी चीज़ है समझने वाली। कि अगर एक्सप्रेशन वन और टू ट्रू, एक ट्रू होती है और दूसरी फॉल्स होती है, तो जो एंड वाला है एंड के अंदर फॉल्स होगा। और अगर दोनों ट्रू होती हैं तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होती हैं तो फॉल्स होगा, अगर एक ट्रू और एक फॉल्स होती है तो फॉल्स ही होगा। दोनों ट्रू होंगी तब भी ट्रू होगा, अदरवाइज सब में फॉल्स होगा। कब? जब एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा। और जब और यूज होगा, और के अंदर कोई भी एक ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा। लाइक ये देखें, इन दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, इधर भी एक ट्रू था, दोनों ट्रू थे तो ट्रू हो गया। फॉल्स कब होती है? जब दोनों फॉल्स होंगे। तो ये एंड और ऑपरेटर का आपने याद रखना है। यहाँ पे हमसे क्योंकि पूछा गया था कि दोनों फॉल्स कब होंगी, तो एंड ऑपरेटर में दोनों फॉल्स कब हो रही हैं? दोनों फॉल्स नहीं, जवाब फॉल्स कब आ रहा है? जब दोनों फॉल्स होंगी। तो हमने यहाँ पे सी इसका जवाब आएगा, व्हेन बोथ आर फॉल्स। सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। स्विच स्पोर्ट डैश डाटा। अब स्विच क्या है? स्विच एक स्टेटमेंट है। अगर आप इसका सिंटैक्स देखें कि हमें कुछ ऐसा प्रिंट करवाना हो कि हम वन प्रेस करें। ये देखिए केस वन है ना, अगर हम वन प्रेस करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट पुट सी आउट हो जाएगी। अगर हम टू प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर थ्री क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये एक स्विच स्टेटमेंट है, अगर आपको पता हो। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम जो केस रख रहे हैं वन, यहाँ पे वन भी रख सकते हैं, हम ए भी रख सकते हैं, हम क्या क्या रख सकते हैं, ये उसने पूछा है। स्विच सपोर्ट डैश डाटा, वो किस टाइप का डाटा यहाँ पे सपोर्ट करता है? यहाँ पे स्विच के अंदर, यहाँ पे ये दोनों जगह पे हम किस टाइप का डाटा रख सकते हैं? क्या हम करैक्टर रख सकते हैं? नहीं, हमने यहाँ पे तो डिजिट रखे हुए हैं, यानी कि इंटीजर रखे हुए हैं। क्या हम इंटीजर रख सकते हैं? क्या हम फ्लोट रख सकते हैं? तो इनमें से ये भी गलत है, ये दोनों ठीक है। अब करैक्टर और इंटीजर दोनों रख सकते हैं, तो ए के अंदर क्या है? बोथ इंटीजर एंड करैक्टर। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ए होगा। फ्लोट नहीं रख सकते, बल्कि सिंबल कुछ भी नहीं रख सकते, जस्ट हम करैक्टर और इंटीजर रख सकते हैं। तो इसका जवाब जो बनेगा वो ए होगा, जो कि आपके हैंडआउट्स में भी दिखाया गया है। ये आप हैंडआउट्स अपने रीड कर सकते हैं, जो कि 68 पेज नंबर पे होंगे। इसका जो सही जवाब है वो ए बनेगा। वो मैंने आपको बता दिया है कि ए क्यों बनेगा। स्विच के अंदर आप डाटा कौन सा रख सकते हैं? इंटीजर और करैक्टर वाला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द डैश इज एन अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन। अनकंडीशनल ब्रांच का क्या मतलब है? जिसमें कंडीशन ना हो, तो वो कौन सी ब्रांच होती है? अगर स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो ये कंडीशनल होती है। डिफ़ॉल्ट की बात करें तो ये होती है जब एंड पे आपने लगानी होती है, इसमें वो नहीं आता। कंटिन्यू में भी वो चीज़ नहीं आती। जो गो टू स्टेटमेंट है, अगर आप गो टू स्टेटमेंट याद करें, ये आपको एमसीक्यूज़ के बारे में तो पूछा ही जाएगा। अगर गो टू स्टेटमेंट का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो तब भी आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि देयर इज अ स्टेटमेंट इन द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबॉल और फोर्ट्रान इन सी, दिस स्टेटमेंट इज गो टू स्टेटमेंट। द गो टू स्टेटमेंट इज एन अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन। ये करेक्टरिस्टिक भी है गो टू स्टेटमेंट की। तो ये आपने हैंडआउट से देख लेना है। इसका जवाब है गो टू स्टेटमेंट। इस ये क्या होती है? ये अनकंडीशनल ब्रांच होती है जिसमें कंडीशन नहीं होती है एग्जीक्यूशन के लिए। इसका जवाब बनेगा बी, और ये 73 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। ये जो मैंने आपको पिक्चर्स हैंडआउट्स की लगाई हुई हैं, ये आपको इसी तरह के हाइलाइटेड हैंडआउट्स मिल जाएंगे। इसकी जो लिंक है इसका हैंडआउट्स का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इजीली ये हैंडआउट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको क्विज़ेस वगैरह के लिए ग्रुप चाहिए होता है तो CS201, इसके अलावा भी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ये नंबर आपको मेरा शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप मैसेज करके मुझसे वो ग्रुप लिंक भी ले सकते हैं, आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द डैश इज एन अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन। ये आई थिंक वही वाला अगेन आ गया है। तो ये गो टू स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट आएगा जो कि पेज नंबर 68 पे ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये कोड है हमारे पास, इसकी आउटपुट क्या आएगी? ये कोड अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग ग्रेड। अब स्ट्रिंग नाम की एक ग्रेड बनाया गया है जो कि अरेज
3 मतलब 3 का आपको मतलब पता होगा कि इसके अंदर आप क्या रख सकते हैं। इसके अंदर 3 3 तो वैसे नहीं आएँगे, इसके अंदर 2 करैक्टर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अरे होती है, अरे के अंदर हम जब डाटा रखते हैं तो डाटे को बेशक इसने रखा है ए, बी, सी रखा है। अब जब इनको एक्सेस करना होता है ना हमें, एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं कहूँगा काउट 1, अगर मैं काउट 1 करता हूँ ना, तो क्या प्रिंट होगा आपको क्या लगता है? आपको लगेगा ए प्रिंट हो रहा है, लेकिन ए नहीं बी प्रिंट होगा। क्योंकि जो अरेज़ के अंदर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है कि 0 हम प्रेस करेंगे तो ए प्रिंट होगा, 1 प्रेस करेंगे तो बी प्रिंट होगा, 2 प्रेस करेंगे तो सी प्रिंट होगा। अब इसी तरह अगर इसके अंदर कोई वैल्यू रखनी हो, रखने से मुराद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर एक और वैल्यू रख सकते हैं। वो हम कैसे रखेंगे? जैसे नीचे उसने रखी हुई है। उसने क्या किया है, ग्रेड 2 लिखा है और 5 एफ रख दिया है। अब ये वैल्यू सी थी यहाँ पे, लेकिन उसने जब 2 रखा है तो क्या आ गई है, अब वैल्यू सी की जगह क्या आ जाएगी, एफ आ जाएगी। तो उसने चेंज करके एफ रख दी है वैल्यू, और नीचे उसने सी आउट ग्रेड करवा लिया है 2। तो अब वैल्यू यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे वैल्यू एफ हो चुकी थी क्योंकि उसने चेंज की थी। सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप किसी इंटीजर की वैल्यू लाइक इंट ए रखा है आपने इज इक्वल टू 1 रखी है, और नीचे आप क्या कर रहे हैं, नीचे आपने कहीं पे इंट ए इज इक्वल टू 10 कर दिया है, तो वो वैल्यू उसी वक्त चेंज हो जाती है, पिछली वैल्यू खत्म हो जाती है, जो आपने न्यू रखी है न्यू वैल्यू वहाँ पे आ जाती है। तो इसी तरह जब ग्रेड 2 उसने करके एफ रख दिया है तो अभी यहाँ पे वैल्यू जो एफ होगी। अब जब हम सी आउट करवाएंगे ग्रेड 2 को तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, वहाँ पे हमारे पास आउटपुट एफ आएगा। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो भी मैंने आपको समझा दिया कि आपने किस तरह से करना है, तो उसका आंसर आपने इसी तरह से निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो डी बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन j इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। अब ये उसने कहा है कि अगर हम j इज इक्वल टू आई प्लस प्लस को सी आउट करवाएं तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगी, इस चीज़ को हम सी आउट करवा रहे हैं। अब सी आउट तो हमने करवा लिया, हमारे पास क्या कहते हैं, इससे पहले वैल्यूज़ क्या थी, हमारे पास j इज इक्वल टू 0 था एंड आई इज इक्वल टू 5 था। अब देखें, j इज इक्वल टू 0 था हमारे पास, लेकिन अब j के अंदर एक न्यू वैल्यू आने वाली है। वैल्यू कौन सी आने वाली है, i प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई प्लस प्लस 5 प्लस 1 होता है आई का मतलब। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने शायद ये पहले कभी बताया होगा कि अगर हम प्लस प्लस आई लिखते हैं तो इसकी वैल्यू जब हम नेक्स्ट लिखेंगे तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी 6। प्लस प्लस जब पहले लिखा हो तो उसी वक्त वैल्यू जो चेंज हो जाती है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे आई के बाद प्लस प्लस लिखा है तो इसकी वैल्यू बाद में चेंज होती है। जब हम इसको सी आउट करवाएंगे, सी आउट हमने क्या करवाया आई प्लस प्लस, तो इसका जवाब वही 5 ही रहेगा। लेकिन अगर हम कहीं आगे इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इसका जवाब 6 होगा, मतलब वहाँ पे ये 6 यूज़ होगी। तो हमने उसी वक़्त इसको प्रिंट करवा लिया है, यहाँ पे हमारा जवाब क्या बनेगा, 5 बनेगा। इसकी मैं अब आपको और किस तरह से एग्ज़ाम्पल दूँ, यहाँ पे मैं एक मे बी यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। ये देखिए, हमने ये एक इंटीजर बनाया ए के अंदर हमने क्या रख लिया, हमने 5 रख लिया। अब हम यहाँ पे रख रहे हैं b इज़ इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने सी आउट करवा लिया, सी आउट करवा लिया बी। अब यहाँ पे इसका जवाब क्या आएगी, आउटपुट इसका क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे होगा इसका 5 ही होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे सी इज इक्वल टू बी कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे अगर हम सी का आउटपुट लेते हैं तो वो 6 हो जाएगा, क्योंकि अब ए प्लस प्लस हो चुका है। जो बी के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है वो नेक्स्ट के लिए ए प्लस प्लस हो चुकी है, तो अब यहाँ पे 6 होगा। मतलब आई ए प्लस प्लस जो बाद वाला प्लस प्लस है वो उसकी वैल्यू दोबारा मतलब अगले मरहले में जाके प्लस करता है, ना कि पहले। और अगर प्लस प्लस ए हो तो वो पहले उसकी वैल्यू उसमें जमा करता है और फिर ए को दूसरी चीज़ में स्टोर करता है जहाँ भी करना हो। तो ये डिफरेंट है प्लस प्लस ए का और ए के बाद प्लस प्लस का। तो यहाँ जो इसका जवाब बनेगा वो 5 बनेगा। आप लोग ये ना प्रोग्राम के ऊपर एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। मैंने बता दिया ये प्रोग्राम था, इसको जाके अपने कंपाइलर के ऊपर लिखें और वहाँ से भी आप आउटपुट ले सकते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे वी यूज डैश टू इंक्लूड ऑल दोज फंक्शंस इन आवर प्रोग्राम विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट फाइल्स।
अब फंक्शंस डिफरेंट फाइल्स में जो होते हैं, उनको हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपके हैंडआउट से ही है, लिंकर की डेफिनेशन मैंने दी है। अगर आपको लिंकर के बारे में पूछा जाए, कोई डेफिनेशन पूछ ली जाए सब्जेक्टिव में, तो आपने इसी तरह ये डेफिनेशन लिखनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आवर प्रोग्राम इज यूजिंग डिफरेंट रूटीन्स एंड फंक्शंस दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट फाइल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा प्रोग्राम ऐसी फाइल्स यूज़ करता है जो डिफरेंट ऐसी फंक्शंस यूज़ करता है जो डिफरेंट फाइल्स में होती हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम टू मेक अ स्टैंडेबल एग्जीक्यूटेबल कोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकिंग। अब इस काम के लिए हम लिंकर यूज़ करते हैं, जो कि हमने डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी है। तो हम अगर डिफरेंट जगह पे हमारी फाइल्स वगैरह हैं, वो हमें इंक्लूड करनी है, तो उसके लिए हम लिंकर का यूज़ करेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का जो जवाब बनेगा वो डी होगा, जो कि आपके पेज नंबर 13 पर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फ्रॉम विच वन इज यूज्ड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, आपको मैं यहाँ पे कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में भी बता देता हूँ। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू। एक इज इक्वल टू लिखने का मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये सी प्लस प्लस के अंदर है। अगर हम कहते हैं कि हमें इज इक्वल टू लिखना है, अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर इज इक्वल टू लिखना चाहें, तो फिर हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? देन हम यूज़ करते हैं, अगर हम डबल इक्वल टू साइन लिखते हैं तो इसका मतलब है इज इक्वल टू। तो अगर हमसे कहीं क्वेश्चन में पूछा जाए एमसीक्यूज में कि इज इक्वल टू का साइन कौन सा है, तो हमने इस पे क्लिक करना है। और अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का पूछा जाए तो हमने इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये लेस देन का होता है, ये ग्रेटर देन का होता है, और ये लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन एंड लेस देन नहीं सॉरी, इज इक्वल टू, ये होता है ये होता है इज इक्वल लेस देन एंड इज इक्वल टू, और ये होता है ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू। तो ये कुछ साइंस हैं। इसके आगे अगर आप अपने हैंडआउट से देखें, तो आप पेज नंबर 17 से जाके देख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके अलावा भी बाकी ऑपरेटर्स वहाँ पे लिखे होंगे, आप पढ़ सकते हैं। बस आपने दो याद रखने हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक इज इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पे हमसे असाइनमेंट ऑपरेटर पूछा गया था, तो इसका जवाब ए आएगा। अगर हमसे इज इक्वल टू का ऑपरेटर पूछा जाता, तो इसका जो जवाब था वो डी आना था, लेकिन यहाँ पे डी इज रॉन्ग। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमसे पूछा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द रेंज ऑफ रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन रैंड। अब यहाँ पे एक सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि एक ऐसा फंक्शन होता है, रैंड नाम का एक फंक्शन है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे हम एक रैंडम नंबर मंगवा सकते हैं। मतलब अगर हम ये कहीं पे यूज़ करते हैं, तो कंपाइलर अपनी तरफ से एक रैंडम फंक्शन देगा, जो कि कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब उसकी रेंज क्या है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगा? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप लूडो खेलते होंगे, वहाँ पे एक डाइस होती है। डाइस को हम रोल करते हैं जब, तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है या 2 आता है या 3 4 5 6, 1 से लेके 6 आता है हमारे पास। तो उसकी एक रेंज है कि 1 से लेके 6 तक ही है। आपने मोबाइल में लूडो खेली होगी, तो वो तो मतलब होता है ना, मतलब प्रोग्रामेबल होता है। तो वहाँ पे सिर्फ़ ये 1 से लेके 6 तक क्यों आता है? उसकी क्या रीज़न होती है? वहाँ पे भी रैंड फंक्शन ही यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे रेंज दी होती है 1 से लेके 6 तक। अब ये तो रेंज है, ये रेंज वैसे हम दे नहीं सकते रैंडम फंक्शन में, लेकिन वो बताता हूँ मैं आपको कि किस तरह से करते हैं। लेकिन वैसे रैंडम फंक्शन के अंदर कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज होती है, जो डिफ़ॉल्ट तौर पे होती है। तो अब हैंडआउट से देखते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि 0 एंड 32,767, तो 32,767 तक हमारे पास रेंज होती है। इसका जो सही जवाब बनेगा वो बी बनेगा। अब बात करते हैं कि रैंड फंक्शन के लिए अगर हम एक डाइस बनाना चाहते हैं, मतलब 1 से लेके 6 तक हमारे पास आउटपुट है। अब इस तरह का भी एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी आपको हैंडआउट्स में ही है। अगर आप 6 तक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप क्या करेंगे, इसके आगे एक मॉड लगा देते हैं और 6 लिख देंगे। अब इससे क्या होगा, अब जितने भी नंबर हैं, अगर आप मॉड्यूलस 6 लिखते हैं, तो इसकी जो आउटपुट है वो आएगी अब 0 से लेके, पहले 0 से लेके 32,000 या कुछ तक आ रही थी, अब 0 से लेके 6 तक आएगी इसकी आउटपुट। लेकिन हमें 0 से 6 नहीं, सॉरी 0 से 5 तक आएगी। 0 से 5 तक नहीं चाहिए हमें तो चाहिए 1 से लेके 6 तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम +1 का इज़ाफ़ा कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे इसका आंसर आएगा, उसके अंदर जब 1 प्लस होगा, तो वो 1 से 6 बन जाएगा। तो ये भी एक फ़ॉर्मूला आपने याद रखना है कि 1 प्लस रैंड आगे मॉडुलस 6 अगर आप लिखते हैं, तो हमारे पास एक डाइस बन जाती है, जिससे हम 1 से, जिसकी रेंज 1 से 6 हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि रैंड एक फ़ंक्शन है, जिसकी जो डिफ़ॉल्ट रेंज है वो 0 से लेके 32,767 तक होती है, और इसके लिए ये एक लाइब्रेरी फ़ाइल है जो ज़रूरी यूज़ करनी पड़ती है। मैंने शायद आपको बताया हो पहले भी कि हैश इंक्लूड जब हम करते हैं, तो वो एक
कोई भी लाइब्रेरी फ़ाइल यूज़ करते हैं हम, आईओस्ट्रीम सबसे पहली लाइब्रेरी फ़ाइल है जो हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। आईओस्ट्रीम क्यों यूज़ होती है? क्योंकि हमने नीचे इनपुट और आउटपुट करवाना होता है। इसी तरह कोई भी हमें कुछ क काम करवाना हो तो उसके लिए हम एक अलग फ़ाइल यूज़ करते हैं। अब इस रैंड फ़ंक्शन के लिए हमें एसटीडीएलआईबी लाइब्रेरी फ़ाइल भी यूज़ करनी होती है। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि रैंड फ़ंक्शन के लिए कौन-सी फ़ाइल यूज़ करनी पड़ती है, तो वो stdlib.h है, वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास डैश स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट द प्रोसेसिंग ऑफ अ पार्टिकुलर केस एंड एग्जिट फ्रॉम स्विच स्ट्रक्चर। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो टर्मिनेट कर देती है प्रोसेसिंग को और एग्जिट हो जाती है स्विच स्टेटमेंट से। अब स्विच स्टेटमेंट अगर आपको पता है कि क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट में केसेस होते हैं। स्विच स्टेटमेंट हम लिखते हैं और उसके अंदर केस बना देते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अब ये केसेस में क्या होता है कि अगर केस 1 में लाइक मैंने 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4, तो हम इनपुट लेते हैं यूज़र से। यूज़र अगर 1 इनपुट देता है तो यहाँ पे हमने कुछ सी आउट करवाया होता है या कोई एक्शन करवाया होता है, वो रन हो जाता है। अगर 2 प्रिंट करेगा तो ये वाला एक्शन रन होगा, अगर 3 प्रिंट करेगा तो ये वाला एक्शन रन होगा और अगर 4 प्रिंट करेगा तो ये एक्शन रन होगा। अब यहाँ पे इसको अगर मैं देखूँ कि इनपुट ने लेट्स सपोज़ इनपुट दी है, यूज़र ने 2 दे दी है, तो वो क्या करेगा, वो केस 1 के साथ मैच करेगा, नहीं मैच हुई तो वो क्या करेगा, क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो इसके साथ मैच होगी, अब इसके साथ मैच होने के बाद वो इस सेक्शन को भी रन कर देगा, इस सेक्शन को भी रन कर देगा, इस सेक्शन को भी रन कर देगा। मतलब नीचे वाले तमाम एक्शंस को रन कर देगा जहाँ पे उसकी मैचिंग होगी। तो ये हमने तो तमाम को नहीं करवाना था, हमने तो सिर्फ़ इसी को करवाना था। तो उसके लिए फिर किस स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे हमें टर्मिनेटिंग करनी है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग करनी है और एग्ज़िट होना है किससे, स्विच स्टेटमेंट से। एग्ज़िट होने के लिए अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एग्ज़ीक्यूट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। अगर हम हर केस के बाद एक स्टेटमेंट लगा दें, मतलब ये एक्शन लिखा है हमने, एक्शन के नीचे एक ब्रेक स्टेटमेंट, ये ब्रेक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लगा दी, दूसरी यहाँ पे लगा दी, तीसरी यहाँ और फोर्थ यहाँ पे लगा दी और नीचे एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है उसके नीचे भी लगा दी। अब इन ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, अगर 2 के साथ केस 2 के साथ मैचिंग हुई है तो वो क्या करेगा, एक्शन को करेगा और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट के ज़रिए बाहर आ जाएगा। अगर 3 के साथ मैचिंग हुई है तो 3 वाले को रन करेगा और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू बाहर आ जाएगा। मतलब सिर्फ़ एक काम करेगा, ना कि नीचे वाले सारे काम कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होती है टर्मिनेट प्रोसेसिंग को टर्मिनेट करने के लिए और एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्ट्रक्चर, तो वो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है जो कि आपको यहाँ पे हैंडआउट्स में भी मिल जाएगी 69 पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमारे पास अ डैश इज़ द प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। अब ये हमारे मेरे ख्याल में पहले 2-3 पेजों में ही है। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग की डेफिनेशंस ये हमारे सामने है इस वक्त, ये आपने याद करनी है। एज इट इज़ अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस। अब ये प्रोग्राम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे है प्रोग्राम, तो इसका जो जवाब बनेगा वो प्रोग्राम बनेगा। ये एक डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये आपको सब्जेक्टिव पार्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 का जो जवाब है वो बी बनेगा, जो कि आपको पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। व्हाइल प्रोग्रामिंग हाउ मेनी स्किल्स शुड अ प्रोग्रामर फोकस ऑन। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो एक एक प्रोग्रामर को किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, किन स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी एक काफ़ी सारी स्किल्स होती है, लेकिन हमारे हैंडआउट्स में जो मेन 3 स्किल्स है, 3 स्किल्स होती हैं, इसका जवाब 3 बनेगा। और वो कौन सी हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन-कौन सी स्किल्स हैं, तो वो क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और उसके बाद क्रिएटिव सिंथेसिस, ये 3 स्किल्स हैं। ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है। मेबी आपको एमसीक्यूज़ एक और आ जाए कि इनमें से कौन-सी स्किल नहीं है, तो मेबी वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, तो ये आपने याद करना है। इस तरह का कोई और एमसीक्यूज़ भी बन सकता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब है वो बी है। नेक्स्ट है हमारे पास if int a is equal to 17, int b is equal to 3, डबल c is equal to a over b। अब यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है जो कि मैंने पहले बात की थी कि इंट के अंदर हम सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू रख सकते हैं और फ्लोट के अंदर हम डेसिमल वैल्यू रख सकते हैं और डबल के अंदर भी डेसिमल वैल्यूज रखी जा सकती हैं। पहले तो मैं डाटा टाइप्स के बारे में बता दूं कि किसके अंदर हम क्या चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बूलियन। बूलियन साइज़ मैंने आपको पहले भी बताए थे, बूलियन 1 बाइट का होता है और उसके अंदर हम कौन-सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ट्रू एंड फ़ाल्स, ये 2 चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, 1 बाइट का होता है और स्टोर कर सकते हैं सिंगल करैक्टर हो या लेटर हो या नंबर हो या कोई आस्की कोड हो लेकिन सिंगल हो। ये चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर सिंगल चीज़ यूज़ हो सकती है, चाहे वो करैक्टर हो, लेटर हो या नंबर हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंट।
इंट के अंदर 2 या 4 बाइट्स होती हैं। शॉर्ट इंट होता है ना, उसमें 2 होती है। अगर आपको कहीं पूछा जाए कि इंट कितने साइज़ का होता है, तो इंट ज़्यादातर 4 बाइट ही आप लिखेंगे, इंट 4 बाइट का होता है। और उसके अंदर स्टोर क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से लेके 100 तक नहीं, 100 से 100 तक हमारे पास जितने भी नंबर हैं, वो होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर यूज़ होते हैं, स्टोर होते हैं विदाउट डेसिमल। डेसिमल के अलावा अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू है, तो वो इसके अंदर स्टोर नहीं होती। डेसिमल के अलावा ऑल होल नंबर्स इंट के अंदर स्टोर होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है बात फ्लोट की। फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, जिसके अंदर फ्रैक्शन नंबर स्टोर होते हैं एंड कंटेनिंग वन और मोर डेसिमल सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 7 डिजिट डेसिमल। अगर कोई 7 डिजिट डेसिमल नंबर है, तो वो फ्लोट के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद आ जाता है डबल। डबल 8 बाइट्स का होता है और उसके अंदर सारी वही चीज़ें हैं, सिर्फ 15 डेसिमल डिजिट्स तक स्टोरिंग होती है। मतलब कोई बड़ा डेसिमल वाला नंबर है, तो वो इसके अंदर स्टोर होता है। अब ये चीज़ें आपको पता चल गई कि कौन सी डाटा टाइप किस लिए होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। ए 17 रखा गया था, बी 3 रखा गया था। जब 17 को 3 पे डिवाइड करते हैं, तो ये बनता है ऑलमोस्ट 5.67 आई थिंक बनेगा। इस तरह का कुछ बनता है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? अब नीचे तो बेशक उसने डबल लिखा है, लेकिन डबल लिखने से इसकी वैल्यू का जवाब पॉइंट में नहीं आएगा। अगर ऊपर जो 2 इंट यूज़ हुए हैं, उनमें से किसी एक में डबल या फ्लोट लिखा गया होता, तो हमारे पास बेशक जवाब पॉइंट्स वाला आना था। लेकिन क्योंकि उसने ऊपर वाली दोनों इंट यूज़ की हैं, अगर आप इसको प्रोग्राम में भी अपने कंपाइलर में भी जाके चेक करें ना, तो इसका जवाब सिर्फ 5 बनेगा, क्योंकि ऊपर दोनों इंट यूज़ हुई हैं। तो यहाँ पे इसका जो जवाब है वो 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो जवाब है वो सी बनेगा। आपने अपने कंपाइलर पे जाके एज़ इट इज़ लिखना है। हैश इंक्लूड लिखिएगा, उसके बाद यूजिंग नेमसेस लिखिएगा। उसके बाद इंट मेन के अंदर आपने इंट ए इज़ इक्वल टू 17 लिखना है, इंट बी इज़ इक्वल टू 3 लिखना है। उसके बाद डबल सी इज़ इक्वल टू ए बटा बी करना है और उसके बाद सी आउट सी करके देखना है कि इसकी क्या आउटपुट आती है, तो वो 5 ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। A function is a block of statement that can be defined once and used dash in the program। अब फंक्शन क्या होता है? हम जब यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस के बाद इंट मेन लिखते हैं, तो वो क्या होता है? मेन एक फंक्शन का नाम है, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। ये मेन एक फंक्शन होता है। अब इसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं, हम जितने मर्ज़ी लिख सकते हैं। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? इसकी एक डिक्लेरेशन होती है। ये जो मैंने डिक्लेयर किया है, इसके पीछे इंट लिखी है, ये इसकी डिक्लेरेशन है। उसके बाद ये मैं ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ना कुछ लिख दूँगा, तो वो क्या होगी इसकी? वो होगी डेफिनिशन। इसको हमने वंस टाइम डिफाइन भी करना है। अब यहाँ पे पूछा गया कि वो ब्लॉक फंक्शन जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है दैट कैन बी डिफाइंड वंस। एक दफ़ा डिफाइन किया जाता है, इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो डिफाइंड हो गया। अब इसको यूज़ किया जाता है, कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं? तो जो यूज़ करने का अमल है फंक्शन को, वो यूज़र के बिहाफ़ पे होता है। यूज़र जितनी दफ़ा मर्ज़ी उसको यूज़ कर सकता है, एज़ मैनी टाइम्स एज़ यूज़र वांट। तो इसका जो जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो ए होगा, जो कि आपको हैंडआउट्स में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये मैंने 2 लिखा हुआ है क्योंकि शायद ये रिपीट हुआ था। व्हेन नंबर ऑफ रेपिटेशन इज़ नोन एज़ देन वी यूज़ द डैश स्ट्रक्चर टू परफॉर्म रेपिटेशन टास्क। ये मैंने आपको तब भी बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जब हमें पता हो कि कितनी दफ़ा रिपीट करना है, तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब अ, ए ही आएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने 5 स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज़ इकट्ठे किए थे। पहले को वो जो मैंने पहले 10 करवाए हैं, वो एक स्टूडेंट के एमसीक्यूज़ थे। अब ये दूसरे जो हो रहे हैं, ये किसी और स्टूडेंट के एमसीक्यूज़ हैं। इसी तरह हम थर्ड वाले करेंगे, तो उसके अंदर जो रिपीट हो रहे हैं, वो भी मैंने साथ ही लिख दिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैंने एक अलग लिया है। ये शायद 2020 का एक मैंने किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि इसका 6 कैसे है? तो ये मैंने इसलिए ऐड कर लिया क्योंकि एक रिपीट हुआ था, तो मैंने कहा यहाँ पे इसको ऐड कर लिया जाता है क्वेश्चन नंबर 18 की जगह। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था व्हाट विल बी द साइज़ ऑफ द फॉलोइंग करैक्टर अरे। इस जो करैक्टर अरे है, इसका साइज़ क्या बनेगा? अब ये मेरे ख्याल में 19 ऑफ 30, मतलब ये मिड टर्म का शायद है क्वेश्चन, तो मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर देता हूँ। 4 नेम इज़ इक्वल टू अदील। अब जो अरे बनती है, अरे की निशानी होती है ये जो बड़ी ब्रैकेट्स है। इसके अंदर जब आपने अदील लिख दिया है, तो ए यूज़ हुआ है, डी यूज़ हुआ है, उसके बाद ई यूज़ हुआ है, उसके बाद फिर ई यूज़ हुआ है, फिर 1 यूज़ हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 करैक्टर इसके अंदर यूज़ हुआ है, तो इसका साइज़ कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 6 कैसे हो गया? अब ये था इसके अंदर क्वेश्चन, कि इसका जो जवाब है वो बी लिखा हुआ है और वाक़ई बी ही बनता है, लेकिन ये 6 कैसे बना है? तो जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, अरेज़ यूज़ करते हैं, कभी-कभार हम यहाँ पे अरेज़ के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख भी देते हैं कि हम 100 करैक्टर रखना चाहते हैं, और अंदर हम कितने रखते हैं? हम सिर्फ़ 5 रखते हैं। हम जितने भी करैक्टर्स अंदर रखें, चाहे 0 करैक्टर रखें, इसके अंदर एक नल करैक्टर ऑटोमैटिकली आ जाता है, जो स्टॉप करवाता है किसको? प्रोग्राम को स्टॉप करवाता है, बताता है कि यहाँ पे एंड हो चुका है। अगर हम यहाँ पे 100 लिखते हैं या नहीं लिखते, ना भी लिखें, तब भी
जो अरेज होती है, अरेज जब हम रखते हैं तो उसके अंदर एक नल करैक्टर आता है जिसने एक साइज अपना एक वैल्यू लेनी होती है। तो हम यहाँ पे जितने भी रखेंगे, अगर 5 होते हैं तो वो 6 बनेगा, मतलब एक ज़्यादा बनेगा क्योंकि एक नल करैक्टर इसके अंदर इजाफी होता है। तो अदील 5 अल्फ़ाबेट है, 5 करैक्टर है, इसके साथ वो नल करैक्टर हो गया तो वो 6, इसका साइज़ कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो जवाब है वो बी बनता है। और किस तरह से बनता है? वो नल करैक्टर की एक स्पेस मिला के वो 6 बन जाता है। ये मैंने शायद इनिशियलाइजिंग स्लाइड से ऐड की थी कि जब इंट के अंदर हम रखते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, अरे बनाते हैं, तो हमने 10 लिखे हैं, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख लिया। और इंट सी हमने अगर 10 नहीं लिखा तो तब भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि यहाँ हम सिर्फ कोमों के अंदर रख रहे हैं, लेकिन जब हम 4 की बात करते हैं, करैक्टर रखने होते हैं अरेज के अंदर, सिंगल कोमास के अंदर लिखते हैं तो इस तरह लिखना पड़ता है अकेला अकेला करके। लेकिन हम इसे एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम एक स्ट्रिंग बना के लिखते हैं यानी कि डबल कोमास में लिखते हैं, तब भी ये उसी फॉर्म में जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ए बी सी 01, अब इसके अंदर 5 हो गए प्लस एक नल करैक्टर, तो इसकी भी 6 साइज़ की बनेगी। वैसे इसका साइज़ पहले लिख दिया गया है, 100 लिखा है, तो फिर अब 100 ही साइज़ है, इसका 6 नहीं है, वो 100 ही बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा होता तो इसका साइज़ 6 होना था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 19 है। लूप्स आर डैश स्ट्रक्चर। लूप्स कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? तो लूप्स रेपिटेशन स्ट्रक्चर होते हैं। ये शायद रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ इसी तरह का आ गया। जो मैंने आपको पहले बताया था कि लूप कौन सा स्ट्रक्चर होता है, लूप रेपिटेशन मतलब रिपीट होने वाला स्ट्रक्चर होता है जो बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट टाइम इसका जो आंसर बनेगा वो करेक्ट है, डी वाला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, अ स्ट्रिंग इज सी इज डैश। अब ये कौन सा कौन सी अरे है? एक है हमारे पास अरे ऑफ इंटीजर, अरे ऑफ इंटीजर, उसके बाद अरे ऑफ करैक्टर, अरे ऑफ करैक्टर। अब जो अरे ऑफ इंटीजर होती है वो इंट वाली होती है। अगर इंट के बारे में पूछता तो हम कह सकते थे अरे ऑफ इंटीजर, लेकिन स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर अभी हम पढ़ के आए हैं, हम ए बी सी वैल्यू वाली वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। अब ए बी सी वाली वैल्यूज़ जब हम एक लाइन में स्टोर करते हैं तो वो वन डायमेंशनल अरे बनती है। तो इसका जो जवाब बनेगा वो बनेगा 1D अरे ऑफ करैक्टर्स। तो इसका डी जवाब बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो जवाब बनेगा वो डी बनेगा, जो कि हमें पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में मैं बाकी के 30 क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा। बाकी जो सेकंड पार्ट वाली वीडियो होगी वो इंशाल्लाह रात तक या फिर मे बी रात लेट ही अपलोड हो, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने एक और क्विज़ का भी वीडियो बनाना था, तो इसलिए मैंने ये 20 एमसीक्यूज़ की वीडियो अब अपलोड कर दिया है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा इसका, इंशाल्लाह बाकी 30 एमसीक्यूज़ उसके अंदर अपलोड होंगे। और उसके बाद एक थर्ड पार्ट भी इसका आएगा जिसके अंदर 30 या 50 एमसीक्यूज़ और होंगे, जो कि क्विज़ 1 में ही होंगे, क्योंकि क्विज़ 1 में से बहुत सारा मिड टर्म आता है, उसके बाद क्विज़ 2 में से भी मिड टर्म आता है, तो क्विज़ 2 की भी हम इसी तरह वीडियोज़ बनाएँगे। बाकी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दूसरे पार्ट का बताइएगा किस किस को इंतज़ार है। कमेंट ज़रूर किया करें, उससे पता चलता है कि कौन कौन बंदा वेट कर रहा है पार्ट 2 का, तो मैं उतना जल्दी आपको वो दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाजमी है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि पता चले कि कितने लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है, जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ ये ज़ायद आ रही है या फिर आप लोगों के काम भी आ रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। अस्सलाम वालेकुम।